एक तूफानी रात में एक आदमी एक पुल पर खड़ा था और नीचे से गुजरती हुई नदी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अचानक जोर से चिल्लाया, हे भगवान, इतनी भक्ति के बाद भी तूने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने हर सोमवार मंदिर में आकर अपना माथा पटका, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया भगवान। अब बस उसने अपने गले में पड़ा ओम का लॉकेट खींचा और नदी में फेंक दिया और वो एक बार फिर चिल्लाया, इस बार मैं मदद उस शैतान से मांगूंगा। उस भगवान ने तो मेरा साथ नहीं दिया, पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो शैतान मेरा साथ देगा। आज सुबह की ही बात है। यही वो रवि था जो कि बहुत तेजी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो जिंदगी और उत्साह से भरा था और जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहता था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था क्योंकि आज उसकी खास दोस्त निशा 2 साल बाद अमेरिका से अपनी कंपनी की तरफ से असाइनमेंट पूरी करके इंडिया वापस आ रही थी। रवि को आज निशा से मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी थी और बीच सड़क में ही उसका मोटरसाइकिल खराब हो गया और रवि ने अपना मोटरसाइकिल सड़क पे ही छोड़ा और वो तेजी से ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। रवि हांफता हांफता आखिर वो ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में निशा को बहुत सारे लोग मुबारक दे रहे थे। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जब निशा की नजर रवि पर पड़ी तो निशा ने रवि को बुलाया। अरे रवि, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। निशा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलें। ये राज है। हमने 6 महीने पहले अमेरिका में शादी कर ली। उन दोनों ने 6 महीने पहले अमेरिका में शादी कर ली। ये सुनकर रवि के सर पर दुखों का पहाड़ टूट गया और वो अचानक गुमसुम हो गया। उसका सारा शरीर पसीने से भर गया। असल में रवि निशा से बहुत प्यार करता था। 2 साल पहले जब रवि को ये पता लगा कि निशा अमेरिका जाने वाली है तो उसने निशा को ये बताने की बहुत कोशिश की कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो निशा से कुछ कह नहीं पाया। इसके बाद निशा अमेरिका चली गई। रवि निशा से व्हाट्सएप पे कभी कभी बात करता था, पर निशा हमेशा अमेरिका में बहुत बिजी रहती थी और उनके दिन और रात का भी अंतर था। जब वहां पर रात होती तो यहाँ पर दिन था, इसलिए उन दोनों में ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। रवि ने सोचा कि जब निशा इंडिया वापस आएगी तो उससे वो अपने दिल की बात कहेगा। आज वो यही सोच के ऑफिस आ रहा था, लेकिन जब निशा ने रवि को ये बताया कि उसने रात से शादी कर ली है तो रवि के पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। रवि कुछ देर वहां पार्टी में रुका और फिर चुपके से पार्टी में से खिसक गया। वहां से वो उस पुल पर पहुंचा। वहां पर बारिश बहुत तेज हो रही थी और रवि उस पुल पर खड़ा नीचे से गुजरती हुई नदी को गौर से देख रहा था। अपने दुख को समेटकर रवि अपने घर वापस पहुंचा। रवि इतना थक चुका था कि बिस्तर पे लेटते ही उसे नींद आ गई। उस रात रवि को एक बहुत अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक भयानक चेहरे वाली प्रेतात्मा और उस प्रेतात्मा ने रवि को एक सौदा करने के लिए कहा। रवि, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। जिसने तुम्हें इतना दुख दिया उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी 2 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ और साथ में ही मैं तुम्हारा बदला लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें बस निशा को मुझ तक लेकर आना है। रवि हड़बड़ाकर उठ गया। उसका सारा शरीर पसीने से भरा पड़ा था। अगले दिन रवि ऑफिस भी नहीं गया। वो सारा दिन बंद कमरे में उस सपने के बारे में ही सोचता रहा। शाम होते होते रवि ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और एक बार फिर से वो अपने बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन उस रात उसे अपने सपने में फिर से वही भयानक चेहरा नजर आया और उस भयानक चेहरे ने रवि से पूछा कि क्या तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है? रवि ने भी हिम्मत करके उस चेहरे से पूछ लिया कि मुझे क्या पता कि ये सच है या भ्रम है। अगर ये सच है तो कोई ना कोई सबूत मेरे बेड के साइड टेबल पर छोड़ दो और अगर नहीं तो मैं इसे अपना भ्रम समझकर भूल जाऊंगा। जब रवि सुबह उठता है तो उसके साइड टेबल पर उस प्रेत आत्मा का एक घिनौना नाखून पड़ा था। उसे देखकर रवि बहुत ज्यादा हैरान हो गया और आज वो एक बार फिर से रात होने का इंतजार करने लगा। रवि जो कि बदले की आग में चल रहा था, उसने ये सोचा कि उसे इस बार इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। नींद में जाते ही रवि को एक बार फिर से वही प्रेत आत्मा दिखाई दी। इस बार उस प्रेत आत्मा ने रवि को सम्मोहित करके जंगल में उस महल की तरफ बुलाया जहां पर वो रहती थी और रवि पैदल ही उस काली पहाड़ी की तरफ चल दिया।
रवि की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उस आत्मा के सम्मोहन में था और वो लगातार जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद उसकी आंखों के सामने जंगल में एक महल था। रवि अभी भी बेहोशी की हालत में उस महल की तरफ जा रहा था। और थोड़ी ही देर में रवि उस महल के अंदर चला गया। अचानक रवि का पैर किसी चीज से टकराया और उसकी आंख खुल गई। ये बहुत पुराना महल था, मगर यहाँ पर पूरी सफाई थी और रोशनी भी थी। ये देखकर रवि बहुत हैरान हो रहा था और तभी रवि ने इधर उधर देखा और उसे कुछ समझ नहीं आया और एक बार फिर से रवि बहुत डर गया था। और तभी उसे वही प्रेतात्मा खिड़की के बाहर से दिखाई दी और एक बार फिर से वो प्रेतात्मा खिड़की के बाहर से उड़ते हुए महल के अंदर आ गई। वो रवि के सामने अभी भी उड़ रही थी। उसका शरीर जगह जगह से कटा फटा हुआ था। उसने रवि से पूछा कि क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? इस पर रवि ने कहा, हाँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और तुम निशा की बलि क्यों चाहते हो। इस पर उस प्रेतात्मा ने उसे बताया कि एक बहुत सिख साधु ने आज से 1000 साल पहले श्राप दिया था कि मैं हमेशा इस दुनिया में जीवित रहेगी, लेकिन उसका शरीर 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा और तब मुझे 1000 साल के बाद एक औरत की बलि अमावस की रात को देनी होगी। और अगर वो प्रेतात्मा अमावस की रात को ठीक 12 बजे एक औरत की बलि ना दे पाई तो उसे फिर से 1000 साल मनुष्य शरीर का इंतजार करना होगा और तब तक ये शरीर जो उसके पास है वो गलता ही जाएगा। इसी वजह से वो चुड़ैल, वो प्रेतात्मा उस महल से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसे वैसे ही मार देगी। उस प्रेतात्मा ने रवि को बताया कि उसके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन वो शक्तियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, जब तक दिल से कोई शैतान को याद ना करे और उससे फरियाद ना करे, वो उससे बात नहीं कर सकती और ना ही अपना जादू दिखा सकती है। उस प्रेतात्मा ने फिर से कहा, अगर तुमने इस सौदे के लिए एक बार हाँ बोल दिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देके चुकानी होगी। रवि डर भी गया था, लेकिन वो निशा से बदला भी लेना चाहता था, इसलिए उसने उस प्रेतात्मा को हाँ कहा। उस प्रेतात्मा ने उसे बताया कि अमावस की रात को ठीक 12 बजे हमें निशा की बलि देनी होगी। एक बार निशा की बलि देने के बाद मैं तुम्हारी 2 और इच्छाएं पूरी करूंगी। इसके बाद उस प्रेतात्मा ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। रवि ने अपने घर पे एक प्लान बनाया। रवि को मालूम था कि राज 2 महीने के लिए अमेरिका वापस गया है। उसने अमावस की रात को निशा को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। रवि जब निशा से बातें कर रहा था तो उसको रियलाइज हुआ कि आज भी वो निशा से कितना प्यार करता है। उसे कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उसने निशा को मारने का प्लान बनाया है और आज के बाद निशा कभी भी इस दुनिया में उसे नहीं मिलेगी। मन ही मन रवि का ज़मीर उसे इस गलत काम के लिए रोक रहा था, लेकिन वो निशा को किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता था और उसे अब इस बात का भी डर था कि अगर आज निशा की बलि नहीं दी गई तो वो प्रेतात्मा रवि को मार डालेगी। इसलिए रवि चुपचाप अपने प्लान को फॉलो करता रहा। रवि ने निशा से कहा कि वो उसे आज घर छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले चलना यार, हम लोग थोड़ी देर गाड़ी में घूमते हैं, मैं तुझे एक नई जगह दिखाना चाहता हूँ। इस पर निशा भी मान गई, क्योंकि रवि और निशा बचपन के दोस्त थे। रवि निशा को काली पहाड़ी की तरफ ले गया। अचानक सड़क पे रवि ने ऐसा दिखाया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ पर निशा को पहली बार
रवि की नीयत पे शक हुआ। उसने फटाफट अपना फोन निकाल के चेक किया, मगर उसके फोन में तो रेंज ही नहीं थी। रवि ने उससे कहा, अरे निशा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पास में एक खूबसूरत महल है, हम वहां से मदद ले सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। ये कहकर रवि निशा को अपने साथ ले आया। चलते चलते थोड़ी ही देर में वो लोग उस महल के सामने पहुंच गए। निशा ने कहा, रवि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? रवि ने निशा को बताया कि देखते हैं कि हमें यहाँ से शायद कोई मदद मिल जाए, एटलीस्ट हम किसी को फोन तो कर पाए। और दोनों उस महल के अंदर चले गए। एक बार महल के अंदर जाने के बाद महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि निशा के पीछे ही खड़ा था। उसने चुपके से टेबल पर पड़ी तलवार को उठाया और निशा के पास जाकर खड़ा हो गया। निशा भी उस महल की खूबसूरती को देख के सम्मोहित हो गई थी। तभी उसने पलटकर रवि की तरफ देखा और रवि, ये किसकी जगह है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये बहुत खूबसूरत जगह है और ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ रह रहा हो। सब कुछ बहुत साफ है। यह एक बड़ा महल है। मैं इस जंगल में इतना बड़ा महल देखकर आश्चर्यचकित हूँ। तुमने ये तलवार अपने हाथ में क्यों पकड़ रखी है? तुम राजा जैसे लग रहे हो। निशा मजाक में हंसी। निशा महल में इधर उधर देख ही रही थी और तभी वो प्रेतात्मा निशा और रवि के सामने आकर खड़ी हो गई और हंसने लगी। अरे रवि, तुम इसे यहाँ ले ही आए। आज मैं इसकी बलि देकर दुनिया में वापस आ जाऊंगी और तुम भी अपना बदला ले पाओगे। चलो, अब 12 बजने में कुछ क्षण ही बाकी रह गए हैं। इसकी गर्दन काट डालो। रवि, ये क्या कह रही है? ये गायन कौन है? क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? मुझे तुमसे डर लगने लगा है। ये सुनकर रवि ने निशा से कहा, निशा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तुमने शादी किसी और से कर ली। नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। न तुमने मुझसे ये कहा। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। ये सुनकर रवि को अचानक ये लगा कि हाँ, निशा ने कभी भी मुझसे ये तो नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है या वो मुझसे शादी करना चाहती है। कहीं ये प्यार एक तरफा तो नहीं था। और रवि को अचानक अपनी सोच पे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस चुड़ैल ने रवि से कहा, तुम्हें जल्दी उसकी गर्दन काटनी होगी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। रवि ने उस प्रेतात्मा को जवाब दिया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, मगर मैं निशा को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वो प्रेतात्मा गुस्से में भर गई और उसने अपनी गर्दन झुकाई और बोला, ले काट मेरी गर्दन, काट सकता है तो काट। रवि और निशा अब डर से पूरी तरह से कांप रहे थे। उस प्रेतात्मा के गुस्से की वजह से कमरे का शैंडलियर और पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। अचानक उस प्रेतात्मा की बाजू लंबी हुई और उसने निशा को हवा में उठा लिया, जिस वजह से निशा के बालों से खून निकलना शुरू हो गया। इसके बाद उस प्रेतात्मा ने निशा को नीचे पटका और अपने पैर से दबाने लगी। इस पर रवि ने कहा कि उस औरत पे क्या जुल्म कर रही हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये सुनकर वो प्रेतात्मा फिर से हंसने लगी और वो ज़मीन पर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि वो अब रवि को मार डालेगी, लेकिन उसी समय रवि जोर से चिल्लाया, हे काली माँ, और उसने प्रेतात्मा की गर्दन उड़ा डाली। उसी टाइम वो प्रेतात्मा नीचे गिर गई और इसके बाद रवि फिर से चिल्लाया, हे काली माँ, हे काली माँ। वो काफी देर तक उस प्रेतात्मा को देखता रहा। दरअसल कुछ दिन पहले रवि के पिताजी उसे काफी दिनों से देख रहे थे। वो जानते थे कि रवि परेशान है। एक दिन रवि के पिताजी ने रवि से पूछा, रवि क्या हुआ है, तुम बहुत उदास रहते हो और ना ही ऑफिस जाते हो। इस पर रवि ने अपने पिताजी को बताया कि निशा ने शादी कर ली है और वो उसे भुला नहीं पा रहा है। ये सुनकर रवि के पिताजी ने बोला कि देखो रवि, ये जो प्यार होता है ये दिल का रिश्ता होता है, तुम किसी को बांधकर अपने पास बिठा नहीं सकते। ये सुनकर रवि को काफी पछतावा हुआ। फिर रवि ने अपने पिताजी को दूसरी बात बताई
कि इस तरह से उसे कोई प्रेतात्मा अपने सपने में नजर आई थी। रवि के पिताजी ने बोला कि हाँ, हमने भी ये कहानियाँ बहुत सुनी हैं और हमारी दादी अम्मा ये बताती थी कि अगर कोई चांदी की तलवार से उस चुड़ैल या प्रेतात्मा का गला काट देता है तो वो प्रेतात्मा जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए रवि अपने घर के मंदिर से अपनी खानदानी चांदी की तलवार छुपा कर वहां पर लेके आया था और फिर उसके बाद उसने अपनी तलवार साइड पर रखी और उसने निशा को उठाया। निशा की चोट ज़्यादा गंभीर नहीं थी। इसके बाद वो निशा को लेके उस महल से बाहर चला गया और अचानक उस महल में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। दोस्तों, मैं इस महल की रानी हूँ। मेरा वो शरीर तो खत्म हो गया, मगर किसी तरह से मैंने ये वाला शरीर मैनेज कर लिया। मुझे लगता है कि आप सबको मेरा ये शरीर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।